नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाउ इंडिया। मैं हूं आपके साथ उषा कश्यप। हाल ही में नोएडा प्राधिकरण की 202वीं बैठक हुई, जिसके अंदर कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें से एक फैसला था सर्किल रेट को बढ़ाना। देखिए, यहाँ पर जो चर्चा का विषय ये बनता है, कोविड काल में सर्किल रेट का बढ़ाना ये कितना कारगर साबित होगा या फिर इसका असर आम जनता की जेब पर होगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रंजन तोमर जी मौजूद हैं, संजीव कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ के कौशल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नाउ इंडिया पर। धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। तो संजीव कुमार जी, पहला सवाल मेरा थैंक यू। आपसे ही है, क्योंकि आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं DDRAWA के। सर, ये जो सर्किल रेट बढ़ाया गया है नोएडा प्राधिकरण द्वारा, इसका क्या असर पड़ेगा आम जनता पर, आम जनता की जेब पर? साथ ही साथ मैं ये भी चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि ये सर्किल रेट के जो पूरा है, ये है क्या एग्जैक्टली? धन्यवाद। मेरा नाम संजीव है और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ नोएडा कोनरवा में और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में। कोनरवा से सभी लोग परिचित होंगे। फेडरेशन ऑफ नोएडा जो है वो नोएडा शहर के लिए काम करती है और एक बॉडी है जिसमें शहर की सभी RWS एक प्लेटफॉर्म पे, एक पोर्टल पे आके काम करती है। इसी तरह DDRWA जो है वो ग्रेटर नोएडा, नोएडा और पूरा गौतम बुद्ध नगर के लिए काम करती है। तो जो आपका सवाल है, सबसे पहला सवाल ये है कि सर्कल रेट जो बढ़ा है, मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहूंगा कि सर्कल रेट से आम जन के ऊपर में बहुत फर्क पड़ता है। जो भी प्लॉट्स या क्या कहते हैं आपका फ्लैट्स जो हम देख पा रहे हैं इन दिनों में, जितने भी ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में, नोएडा में जितने भी हमारे मल्टी स्टोरी मकान बने हैं, इन सब की अभी तक रजिस्ट्री ड्यू है। और साथ साथ में हमारे जितने मकान हैं, जब इनकी खरीद फरोख्त करते हैं तो सर्कल रेट के ऊपर में जो टैक्स है वो हमको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, रजिस्ट्री जब हम कराते हैं तो जैसे ही जमीन का सर्कल रेट रिवाइज होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना रहता है, रहता है जिसका इस टाइम पे है, और सर्कल रेट अगर आप बढ़ा देंगे तो वो जस्टिफाइड नहीं है। आपको काम करना चाहिए है और उस कैटेगरी में करके आप उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसी भी रेजिडेंट को, किसी भी निवासी को, और वो बॉन्ड हो जाता है उससे ज्यादा जो फैसिलिटी वो ले रहा है और उससे ज्यादा की उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है अपनी रजिस्ट्री के टाइम पे। तो ये गलत एक काम है जिसका हम लोग खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। आपको जिस सर्कल रेट नोएडा के अंदर में कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, C कैटेगरी, B कैटेगरी, A कैटेगरी और A+ कैटेगरी। तो जो नोएडा का जो उच्च वर्ग है 15A, ये सब लोग जो है A+ कैटेगरी में, और इवन 51 भी एक जमाने में इसी कैटेगरी में आया करता था। तो अभी जो है इन्होंने जो इनका जो रिवाइज हुआ था उसमें सर्कल रेट को डिफाइन मतलब कम कर दिया था। और A+ कैटेगरी नोएडा से मेरे ख्याल से अभी नहीं है। रंजन जी ज्यादा बता पाएंगे अगर मेरे को नॉलेज नहीं है तो। पहले ए कैटेगरी होती थी, फिर उसके जो उसमें कम सुविधा होती थी वो B कैटेगरी में आते थे, फिर C कैटेगरी में आते थे। तो नोएडा प्राधिकरण को उसी के अनुरूप सुविधा हर एक निवासी को, हर एक सेक्टर को प्रोवाइड करनी होती थी। तो वो चीजों पे नोएडा प्राधिकरण पीछे जा रही है, काम नहीं कर रही है, व्यवस्थित नहीं कर रही है लोगों को, और सब चीजें, पार्क और तमाम चीजें, सड़कें सब देने में असमर्थ है, और सर्कल रेट और लोगों से वसूली पे लगी है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं, जो गलत है मेरे मानने में। ठीक है, आम आदमी को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा रजिस्ट्री कराने के लिए, जो कि सही नहीं है। ठीक है। के कौशल जी के पास आना चाहूंगी मैं, जो कि फ्लैट ऑनर है एसोसिएशन के। सर, ये जो सर्किल रेट बढ़ाया गया है, देखिए, आय तो दोगुना हुई नहीं, लेकिन सर्किल रेट जो है उसमें इतना बड़ा उछाल देखने को मिला है इस बार मीटिंग के बाद। इसको आप पूरे इस मामले को किस तरह से देखते हैं? के देखिए, कौशल जी। जिस तरीके से यस, हेलो, जी जिस तरीके आप सुन रही हैं, जिस जी तरीके से साहब, जी यूपी साहब। सरकार ने और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और नोएडा अथॉरिटी ने सर्कल रेट बढ़ाए हैं, वो जी कहीं से भी जायज नहीं है। आपने देखा होगा जी कि कोरोना काल में लोगों के पास इलाज कराने के पैसे नहीं है, बच्चों के पढ़ाई के लिए जी। पैसे नहीं है, लोग EMI भी दे रहे हैं, और उसके बाद प्रॉपर्टी की इतनी डिमांड भी नहीं है
सारे उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अगर उद्योग धंधों की बात करें तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री इन 2 सालों में लगी है, 2019 और 2021 की मैं बात करूं तो। और इतना ही नहीं, आमजन अभी कोरोना के कारण लोग अपने घर की स्थिति से काफी चिंतित हैं। लोगों के घर में लगातार लोग बीमार हो रहे हैं, इलाज के लिए पैसे नहीं है। ऐसे में प्लॉट का सर्कल रेट बढ़ाना कहीं से भी जायज नहीं है। और मैं खासकर आम्रपाली होम बायर्स की तरफ से मैं इसका कड़ी निंदा करूंगा और इसका विरोध भी हम लोग पहले भी किए हैं और अभी भी करेंगे, क्योंकि इसका सीधा इफेक्ट आम आदमी को जाएगा और वो परेशान होगा। अब मैं एग्जांपल देके बताऊं, जिन लोग जो बिल्डर करीब मैं आम्रपाली के संदर्भ में या जेपी बिल्डर के संदर्भ में मैं बात करूं तो इससे करीब 50,000 लोग प्रभावित होंगे। अब जिन लोगों ने कोरोना के कारण किसी कारण से अगर रजिस्ट्री नहीं कराया और सर्किल रेट बढ़ गई, डेफिनेटली जब वो अपने लैंड या फ्लैट रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे उनके ऊपर बर्डन आएगी। और ये एक चिंता का भी, अगर मैं पिछले साल की भी बात करूं, सर्किल रेट की बात हो रही है, पिछले साल फरवरी में सरकार ने, यूपी सरकार ने 1% रजिस्ट्रेशन भी बढ़ा दिया। अगर आपका फ्लैट 50 लाख का या 1 करोड़ का है तो पहले 20,000 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते थे, अब उसका 1% सीधे हो गया। तो अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है या 50,000 की का फ्लैट है तो 50,000 रजिस्ट्रेशन ऐसे हो गया, 20,000 की जगह पे 30,000 एक्स्ट्रा बर्डन आ गए। और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 1 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन हो गए, तो 20,000 की जगह पे 80,000 एक्स्ट्रा बर्डन वैसे ही हो गया। तो ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है और मैं इसके फेवर में कतई नहीं हूं और ये लोगों के हित में नहीं है। ठीक है सर, तो जो बोर्ड मीटिंग हुई है, कहीं ना कहीं आप इस बोर्ड मीटिंग के खिलाफ हैं, आप नाराज हैं, या फिर मैं ये कहूं आप खिलाफ हैं, या फिर आप नाराज हैं, आपने आक्रोश? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस पे बोर्ड मीटिंग करने की अभी जरूरत नहीं थी। आप देखिए ओवरऑल ग्रेटर नोएडा की सर्किल रेट की बात करूं तो वहां करीब मोटा मोटी 4.5% बढ़ा है ब्लेंड पे, और नोएडा की मैं बात करूं तो वहां 20% बढ़ा है। इस बोर्ड मीटिंग की जरूरत ही नहीं थी। जैसा कि संजीव कुमार जी ने अभी बताया कि आप देख लीजिए, कहीं चाहे वो नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा हो, नोएडा के किसी भी सेक्टर में चले जाए, कुछ 1-2 सेक्टर हैं उनको छोड़ के वहां पे आज तक अथॉरिटी ने बेसिक एमिनिटीज पूरे नहीं किए हैं। न रोड अच्छे हैं, न पार्क अच्छे हैं, न वहां का स्ट्रीट लाइट अच्छा है, न वो पूरा सेक्टर डेवलप हो पाया है। मैं उसी संदर्भ में मैं ग्रेटर नोएडा की बात करूं तो ग्रेटर नोएडा में भी चले जाइए, नोएडा एक्सटेंशन एक जगह है और एज ए होल मैं रेजिडेंस की बात करूंगा, जितने भी सेक्टर हैं ग्रेटर नोएडा में, बहुत ऐसे सेक्टर है जहां पे अभी तक बाउंड्री वॉल भी नहीं हुआ और उनका अलॉटमेंट करीब 2009 में हुआ था और आज तक अभी वहां सिक्योरिटी भी नहीं है, सीवरेज का काम नहीं हुआ, वहां पार्क भी अभी नहीं बने हुए, पूरा सेक्टर खंडहर में तब्दील है। और उसके बावजूद आप विकास पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और सर्कल रेट धड़ाधड़ बढ़ाए जा रहे हैं। ये कहीं से भी आम लोगों के हित में नहीं है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। मुझे समझ में ही नहीं आया कि इसकी जरूरत क्या थी। आप देखिए अभी लोगों को क्या चाहिए, जो लोग बिल्डरों की मार से पीड़ित है। नोएडा में विकास की जरूरत है लेकिन सर्किल रेट बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन जब से रितु माहेश्वरी जी, जो कि नोएडा प्राधिकरण की सीईओ हैं, जब से वो सीईओ बनी है तब से उनकी तारीफों के पुल बांधे जाते हैं, उनके फैसलों को सलाम किया जाता है और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि नोएडा की तस्वीर रितु माहेश्वरी जी ने बदल दी है। देखिए नोएडा की अगर एज ए होल डेवलपमेंट की बात करो, रितु माहेश्वरी जी एक अच्छी ऑफिसर हो सकती हैं। वो आम जनों के हित में, चाहे वो कोरोना काल हो या कुछ साफ सफाई का मामला हो, नो डाउट उनके आने से पहले की अपेक्षा नोएडा काफी विकसित हुआ है। विकसित इन द सेंस की लाइट अच्छी है, जो सड़कें अच्छी हुई हैं, साफ सफाई की व्यवस्था हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एज ए होल नोएडा में पूरा विकास चरम पे है, ऐसा नहीं है। आप नोएडा के किसी इंटीरियर एरिया में चले जाइए, किसी गांव में चले जाइए, आप सेक्टर 18 की मैं बात करूं, सेक्टर 18 कहने के लिए वहां पे वो कमर्शियल हब बन चुका है, लेकिन सेक्टर 18 से लगे हुए गांव की गलियों में चले जाइए, वहां की स्थिति देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। न वहां सीवरेज की व्यवस्था है, न नाले की व्यवस्था है, ना कोई पार्क की व्यवस्था है, ना बच्चों की खेलने की स्थिति है। तो गांव ओवरऑल नोएडा में गांव भी आते हैं। और सेक्टरों की जहां तक मैं बात करूं, आप किसी भी सेक्टर में भी चले जाए, जो सेक्टर 108 हो गए, 120 हो गए, 121 हो गए,
आप वहां पे जाके देखिए, वहां तक तो अभी बाउंड्री वॉल भी नहीं बने हैं, ना कोई पार्क खेलने की स्थिति में है ताकि वहां के बच्चे खेल पाए। तो नोएडा नोएडा के सीईओ रितु महेश्वरी जी अच्छी ऑफिसर हो सकती हैं, लेकिन नोएडा का जिस तरह से विकास होना चाहिए, खासकर मैं की मैं बात करूंगा, लोग तबाह हैं, लोग आए दिन आत्याएं कर रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसको मुझे कहने में थोड़ा भी हिचक नहीं है। और ये नोएडा की ही स्थिति ऐसी नहीं है, आप ग्रेटर नोएडा में चले जाइए, जो नोएडा की बेसिक कमियां रह गई थी उसको दूर करने के लिए ग्रेटर नोएडा जैसे सिटी को बसाया गया। आप वहां पे चले जाइए, आप वहां के सेक्टरों का हाल देखिए, वहां सेक्टरों में मवेशी घुस आते हैं, जंगली जानवर आ जाते हैं, कुत्ते घूमते हैं, स्ट्रीट डॉग्स से लोग परेशान हैं, वहां पे कोई इस तरह की व्यवस्था ही नहीं है। आप वहां पे किसी भी चले जाइए, मैं एक एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ, सेक्टर 2, 3 या अल्फा बीटा गामा डेल्टा कहीं पे भी चले जाइए, प्रॉपर ढंग से उस सेक्टर की बाउंड्री वॉल तक नहीं लगी है, जो अपने आप में ये चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। और मैं रितु महेश्वरी और जो वहां पे भूषण जी हैं ग्रेटर नोएडा के सीईओ, उसमें वो दोनों ऑफिसर क्या कर सकते हैं जब तक उनको प्रॉपर फंड नहीं मिलेगा। आज देखिए नोएडा अथॉरिटी है, लेकिन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की ये हालत कि मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूं, आप किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से के कौशल जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हम कोशिश करेंगे कि वो दोबारा से कनेक्ट हो हमारे साथ। अब हम रंजन तोमर जी के पास चलते हैं। सर, आप क्यों नाराज हैं नोएडा प्राधिकरण की मीटिंग जो हाल ही में हुई? आप में क्यों रोष है? आप क्यों नाराज हैं आखिरकार? देखिए मैडम, हम यहाँ पैदा हुए एक लोकतांत्रिक देश में, और जब एक ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी अथॉरिटी बना दी जाए हमारे सर पे लाकर और हमें कहा जाए कि ये अपने दरवाजे बंद करके बोर्ड मीटिंग करेगी, तो हमें नाराज होना लाजमी है। ये नोएडा अथॉरिटी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह कार्य करती है। बोर्ड मीटिंग कहाँ होती है? बोर्ड मीटिंग होती है प्राइवेट बड़े आरोप लगा रहे हैं आप नोएडा प्राधिकरण पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, काले अंग्रेज हैं, ये हमारे ऊपर राज करने आते हैं, इन्हें हमारी कुछ पता ही नहीं है। अंग्रेजों को, जब अंग्रेज आते थे तो अंग्रेजों को ये नहीं पता होता था कि यहाँ की जरूरतें क्या है, यहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन डिसीजन वो यहाँ के बारे में लेते थे। ऐसे ही है हमारे बारे में, हमारे आईएएस अधिकारी या कोई भी अधिकारी जो आके बैठते हैं बोर्ड मीटिंग में, क्या वो यहाँ की ग्रामीण क्षेत्रों में घूमे हैं, उन्हें जानकारी है यहाँ की समस्याओं का? या वो संजीव कुमार जी या के कौशल जी से ज्यादा जान लेंगे हमारे क्षेत्र के बारे में? नहीं जान सकते। जब उन्हें यहाँ की समस्याओं का अंदाजा ही नहीं है तो हमारे डिसीजन कैसे ले सकते हैं? रंजन तोमर जी, मतलब आपको सीईओ बना देना चाहिए नोएडा प्राधिकरण का? नहीं, हमें सीईओ नहीं बनाना चाहिए। हमें अकाउंटेबिलिटी के लिए हम जैसे लोगों को, चुने हुए या नामित लोगों को मीटिंग में बिठाया जाना चाहिए, ताकि एक जनता के प्रतिनिधि के रूप में या जनता के रूप में हम उनके कार्यों को अकाउंटेबल ठहरा सकें, उनसे सवाल कर सकें कि आपने किस क्षेत्र के लिए कितना बजट किया है। संजीव जी को अपने क्षेत्र की जानकारी है, हमें ग्रामीण क्षेत्रों की जानकारी है, हम वहां पे जाके बता सकते हैं। और हम ना हो तो कम से कम चुने हुए प्रतिनिधि, बताइए, आप ये बताएं कि क्या एमपी एमएलए से ऊपर होते हैं ये अधिकारी? एमपी या एमएलए से भी को भी अधिकार नहीं है इनकी बोर्ड मीटिंग में बैठने का। तो ये सोशलिज्म का तो कहीं खेल ही नहीं है, ये तो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के रूप में इनको बनाया गया है कंपनियों की तरह, और इनका मेन जो मोटिव है वो है पैसे कमाना। ये नहीं देखते कि भैया इससे क्षेत्र के लोगों को कितना फायदा है, कितना नुकसान है। और ये एक चीज बताइए, जिस समय पे सब लोगों की इनकम एटलीस्ट 1/3 या हाफ हो गई है, उस समय पे सर्कल रेट बढ़ाने का क्या औचित्य है, क्या समझदारी है? क्या कोई भी प्रैक्टिकल समझदार व्यक्ति ये होने देगा? क्या कोई भी जनप्रतिनिधि, या अगर संजीव कुमार जी या रंजन तोमर को उस मीटिंग में बिठाया जाए या के कौशल जी को मीटिंग में बिठाया जाए, क्या हम उस डिसीजन को लेने देंगे कि आप सर्कल रेट बढ़ा दें? बिल्कुल नहीं लेने देंगे, क्योंकि हमें तो बिठाया नहीं जाता, हमें तो बुलाया नहीं जाता, हमें बुलाया जाएगा भी नहीं, क्योंकि उनको प्रॉफिट कमाना है, पैसे कमाने हैं। तो मुख्य जो बात है ये आप लोगों पर फैसला थोप दिया जाता है, एक थोप दिया जाता है और हमेशा थोपा जाता है। और ये इसकी एक गलती हम लोगों की एकजुटता की कमी भी है। हमें इसके प्रति लड़ाई लड़नी होगी कि हाँ, हमें एक लोकतांत्रिक सिस्टम यहाँ पर चाहिए। मैं आज संजीव जी से निवेदन करता हूँ कि ये हमारा साथ दें। हम भी नोवरा के रूप में कोर्ट में भी गए हुए हैं और हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे एक अकाउंटेबल सिस्टम आए, चाहे वो नॉमिनेटेड के रूप में आए, चाहे वो इलेक्टेड के रूप में आए, जो इनके बोर्ड मीटिंग के अंदर या इनके डिसीजंस को उचित ठहरा सके अगर वो उचित है तो, और गलत ठहरा सके अगर गलत है तो, और उनकी अकाउंटेबिलिटी बन पाए।
अब ये फ्लैटों की जहां तक बात है, मैं फ्लैटों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मुझसे ज्यादा यहाँ पे बड़े उपस्थित हैं, संजीव जी और के कौशल जी। लेकिन हमारे घर के आसपास, गाँव के आसपास बहुत सारे फ्लैट बने हुए हैं, वो खाली पड़े हुए हैं ऑलरेडी। अब अगर सर्कल रेट बढ़ जाएगा तो क्या उनको परचेज करने वाले और बायर्स मिलेंगे, और ये भूतों वाला शहर बन जाएगा हमारे आसपास के क्षेत्र में। बिल्कुल भी एक बहुत ही गलत डिसीजन लिया जा रहा है, खंडरों का शहर बनाने की कोशिश है, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। और जैसा हम बार बार कहते आते हैं, गाँवों के अंदर जैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, ऐसे ही शहर के अंदर भी हालात खराब होते जाएंगे अगर यही हालात रहे तो। ठीक है, ठीक है। कल भी हमारी आपसे बात हुई, कल भी आपने काफी आक्रोश देखने को मिला, आज भी आप में काफी आक्रोश देखने को मिला है। सर, कल आपने ग्रामीणों पर बोला, आज आप फ्लैट्स पर बोल रहे हैं, प्रॉपर्टी पर बोल रहे हैं। इतनी नाराजगी नोएडा प्राधिकरण से, आखिर इसका मूल कारण क्या है? क्या ग्रामीणों के साथ, ग्रामीण क्षेत्रों के साथ किसी तरीके का कोई भेदभाव किया जाता है प्राधिकरण द्वारा? इसका क्या कारण है जो आपकी नाराजगी है सर? देखिए मैडम, इसका कारण मैं बार बार कहता हूँ, इसका मुख्य कारण ये नोएडा अथॉरिटी नहीं है। असल में नोएडा अथॉरिटी को तो जिसलिए बनाया गया वो काम कर रही है। नोएडा अथॉरिटी का अगर आप एक्ट पढ़ें, जिस एक्ट के तहत नोएडा प्राधिकरण बनाया गया है, उसमें इसके मुख्य उद्देश्य ही प्रॉफिट कमाने के लिए बनाई गई है। ये रेजिडेंशियल क्षेत्रों के लिए या जो म्युनिसिपैलिटी वाले काम करने के लिए बनाई नहीं गई। तो आप जबरदस्ती, एक वो वाली बात हो रही है कि आप बंदर से कहें कि आप जो है तैराकी की प्रतियोगिता में पार्ट लें और मछली से कहें कि आप पेड़ पे चढ़ जाओ, तो ना तो तो दोनों सर ही उसमें फेल तैराकी हो करेगा जाएंगे। कौन यहाँ पर? नाराजगी भी है आप मैं में प्राधिकरण को, आप नाराजगी ये है कि गलत भी नहीं ठहरा प्राधिकरण रहे। से तो मैं ये तैराकी कह रहा हूँ करेगा कौन कि सर? नदी मैं तो है, यहाँ घूमना ये भी है सरकार, आपको। बिल्कुल सरकार करेगी। राज्य सरकार को यहाँ पे जो म्युनिसिपल ऑप्शंस हैं, म्युनिसिपल कार्य हैं, जो जो जनता के प्रति कार्य करने हैं, उसकी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। एनडीएमसी पैटर्न पे बनाए एक म्युनिसिपैलिटी, या तो चुनी हुई हो, नॉमिनेटेड हो या इलेक्टेड हो। अगर वो होती है तो वो जिम्मेदारी ले यहाँ के म्युनिसिपल कार्यों की, या फिर ऑडिटिंग की कार्य करे। बहुत सारे आपने देखे होंगे, सीबीआई तक की जांच चल रही है। इतने करोड़ों के लोगों पे जब लाखों करोड़ों रुपए पाए जाते हैं, मान लिया जहां पे भ्रष्टाचार होता है देश में, यहाँ पे किलो के हिसाब से हीरे पाए सर जाते हैं। अब हमारे ये, यादव जी के प्रकरण में आपने देखा था। सर ये जो आप में नाराजगी है, अगर आप, आपका ये कहना है कि राज्य सरकार के सर इसका ठिकरा फोड़ा जाए या फिर राज्य सरकार इसकी जवाबदेही दे, तो क्या आप लोगों ने कभी कोई प्लानिंग करी है कि अब हम एक होंगे, इस तरीके का कुछ आंदोलन करेंगे या फिर आक्रोश व्यक्त करेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे? इस तरीके का आपने कुछ भी किया है अभी तक, या करने देखिए का मैडम, विचार है हमने आपका? हमने सारी सरकार, सारे एमएलए एमपी को ज्ञापन भी सौंपा हुआ, मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन सौंप रखा है। और ये एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, जितनी भी सरकार प्रायर गवर्नमेंट्स आई हैं लगातार, उनकी सभी की गलती रही है ये, जिन्होंने आज तक ये हालात यहाँ के कर दिए हैं। और हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद में एक रिट दायर की हुई है नोबरा की तरफ से, जहां पे हमने अपनी सभी मांगे उनके सामने रखी हैं। वो सब जुडिस है, और जैसे ही उसका कोर्ट का ऑर्डर आएगा, हमें उम्मीद है कि वो हमारे पक्ष में आएगा, और हम यहाँ पे एक ऑल्टरनेट म्युनिसिपल बॉडी बनवा के रहेंगे, जो कि आज नहीं तो कल इन्हें बनानी पड़ेगी। हम नहीं बनाएंगे, हमारे सामने नहीं बनेगी तो हमारे बच्चों के सामने तो बनी जाएगी। ये लड़ाई लड़ने की हमने प्रण ले रखा है। सर इतना लंबा और इसमें इंतजार, संजीव जी बिल्कुल इतना लड़ाई लड़ते लंबा रहेंगे मैडम। इंतजार मैडम सर? हम लोकतंत्र के मैं सिपाही हैं, लोकतंत्र के लिए लड़ मर जाएंगे। बहुत बहुत सर बहुत सही इतना कह रहे लंबा हैं रंजन इंतजार, जी। इतना पेशेंस कहाँ से लाते हैं आप मैडम रंजन जी? पीएचडी, इतना पेशेंस कहाँ से लाते हैं आप? आपने तो ये 25 30 साल बाद का फैसला सुना दिया सर। मैडम असल में हम 1857 से यहाँ रह रहे हैं। हमारा गांव जो है, हमारे पूर्वज यहाँ 1857 में आके बसे। तो नोएडा तो ठीक है, हमारे तो लिए ये बहुत आंदोलन तब से 20-30 जब साल तक पहले कर यहाँ। रहे हैं। हमारा आंदोलन जब तक चलता रहेगा, जब तक नोएडा प्राधिकरण झुक ना जाए या मतलब सरकारें ना अठारह सौ माने। सत्तावन से आपकी नोएडा प्राधिकरण में नहीं सुनी, अब भी आपको उम्मीद है 1857 सर? में तो नोएडा प्राधिकरण था ही नहीं मैडम, 1976 में आया। हम तो इनसे बहुत पुराने हैं। आंदोलन आप तभी शायद से कर रहे हैं ना सर? तब आपकी सरकारें आंदोलन, नहीं सुनती थी, अब आपकी प्राधिकरण नहीं सुनती है। जी जी, हम ज्ञापन भी आंदोलन आप करते सौंप रहे रहेंगे। हैं, ना राज्यपाल सुनते हैं ना मुख्यमंत्री सुनते हैं। तभी हम कोर्ट उसके के बाद शरण भी में गए आपकी ये क्योंकि हरकत, कमाल का देखिए पेशेंस हम, है आप में।
नहीं, ये लोकतंत्र की लड़ाई ऐसे ही लड़नी पड़ती है। हमने बहुत लोगों से, जो हमारे इतिहास में रहे हैं, लोगों से सीखा है कि लड़ाई जितनी भी लंबी हो लड़नी चाहिए। अगर सच्ची लड़ाई है तो वो अंत तक लड़नी चाहिए। अब हम ये नहीं कह रहे कि अगले पीढ़ी तक जाएगा ही। हमने हाई कोर्ट में और इसीलिए प्ली दाखिल की है कि नेता सुने ना सुने, कोर्ट तो सुनेगी अगर सच्ची बात है तो। अब क्योंकि कोविड के चक्कर में अभी कोर्ट्स में सुनवाई नहीं हो रही है, अन्यथा हमें उम्मीद थी कि इस साल में, अगले साल तक हमारा डिसीजन हो जाता और एक हमारे पक्ष में निर्णय आ जाता। आप आपने उम्मीदें रखी हैं और उम्मीदों पर दुनिया कायम है। हम भी यही चाहते हैं जल्दी डिसीजन आए और आपकी परेशानियां सॉर्ट आउट हो। जी जी, अब हम धन्यवाद। चर्चा को विराम देंगे, लेकिन चर्चा को विराम देने से पहले हम संजीव जी, मैडम संजीव जी हमारे वरिष्ठ हैं, बड़े कुछ कहना चाह रहे थे। संजीव जी को एक मौका और नहीं, दे दें तो बहुत बिल्कुल अच्छा बिल्कुल लास्ट कमेंट लेंगे सबसे और शुरुआत संजीव जी से ही करेंगे। जी संजीव जी, आप बताइए कैसी व्यवस्था चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, क्या कुछ आप और कहना चाहते हैं? मैडम, मैं आपको ये बताना, आपकी जानकारी में देना चाहता हूँ, फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एक वो संस्था है जिसने अपनी लड़ाई कोर्ट के थ्रू लड़ी और डीएनडी को टोल फ्री करवाया। आने वाले टाइम में भी हम बहुत सारी लड़ाई इसी तरह से लड़ रहे हैं। अगर आप प्राधिकरण की बातें करेंगे तो प्राधिकरण ने हमको अभी तक कुछ नहीं दिया। हमारी सबसे पहली डिमांड थी बोर्ड मीटिंग के अंदर में हमारा पार्टिसिपेशन। हम जो चुनाव सर, लड़ते हैं ना, आपके अभी जो हमारा साथी चुनाव। बैठे हैं रंजन साहब, वो तो प्राधिकरण को कहीं से भी जिम्मेदार ठहरा ही नहीं रहे ना। नहीं आपने नहीं नहीं नहीं, प्राधिकरण, मैंने ऐसा कहीं प्राधिकरण ने आपको मैडम नहीं, देखो, मैंने जिम्मेदार ऐसा है। बोलिए बोलिए ठीक रंजन है जी, सर, बताइए। कंटिन्यू कीजिए। ठीक मैंने मैंने मैडम ये नहीं कहा कि प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं है। मैंने ये कहा प्राधिकरण पूर्ण रूप से जिम्मेदार है, लेकिन उसको जो पावर दी गई है उसको सिर्फ प्रॉफिट मोटिव दिया गया है एक्ट के तहत। वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए करा, इसको बदलने का, इसको सिस्टम को बदलने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स की है। अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने एक्ट में अमेंडमेंट ले आएंगी तो यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम आ जाएगा ताकि इनकी मनमानी खत्म हो जाए नोएडा प्राधिकरण जैसे प्राधिकरणों की। मैंने ये कहा है। ठीक ठीक है सर, ठीक है संजीव जी, ठीक है कंटिन्यू कीजिए मैडम आप। बेसिक बेसिक मैडम बेसिक चीजें हैं। जिस शहर में रहते हैं हम लोग, वहाँ की बेसिक चीजें हैं, पानी, बिजली, हवा, ये सब चीजें की जिम्मेदारी नोएडा प्राधिकरण को लेनी है। अगर हम आज की बात करेंगे, दिल्ली से अगर नोएडा को कंपेयर करते हैं तो यहाँ हमें 1500 पीडीएस का पानी मिलता है, जो किसी किसी वो उससे ना पेड़ पनप सकते हैं ना पशु पी सकते हैं उसको। आज की डेट में जब गंगा जल वहां से पीछे से बंद होता है, आज की डेट में हमको 1500 पीडीएस देना पड़ता, 1500 पीडीएस को प्यूरिफाई करना पड़ता है। आप ये समझिए कि अगर हम आरओ सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट ना हो तो यहाँ के पे हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ऐसे शहर में हम लोग रहते हैं और ऐसे शहर के सर्कल रेट बढ़ाए जा रहे हैं। आप ये देखिए कि हमने कहा कि कोई भी चीज, हमारी जो बात है वो मानते नहीं है। आपने रंजन जी से पूछा था आपने इस व्यवस्था में क्या किया, मैं आपको बताऊंगा। फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, हमारे अध्यक्ष एनपी सिंह के साथ मिलकर के हमने एक बहुत बड़ी रैली निकाली थी। नोएडा प्राधिकरण का चक्का जाम किया था हम लोगों ने, जिसमें गांव वाले, शहर वाले सभी लोग इकट्ठा होकर के गए थे। करीब 50,000 आदमी एक साथ में बैठा था वहां जाकर के। अब ऑलमोस्ट 50,000 पीपल आर गैदर्ड एट दैट टाइम। और हम लोगों ने उनसे यही डिमांड करी थी कि भैया आप लोगों को ये सब व्यवस्था हमको देनी पड़ेगी, इसको फ्री होल्ड करना पड़ेगा। फ्री होल्ड अब तक नहीं हुआ। हमने प्राधिकरण से कहा है जो बेसिक कम्युनिटीज है रेजिडेंट की, वो आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। सीवर ओवरफ्लो होते हैं, नालियां ओवरफ्लो होती है, पानी आपका ना क्वालिटी अच्छी है ना क्वांटिटी अच्छी है, चार्जेस आप ज्यादा लेते हो। बिजली इनके हाथ में नहीं है, बिजली तो इनके हाथ में नहीं है, वो तो डिवीजन ही अलग है। यहाँ उसकी भी बहुत समस्या है। बच्चों के खेलने के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए एक आदमी किस लिए शहर में आता है? हम लोग अलग अलग जगह से यहाँ के आके हम रह रहे हैं, तो हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है? क्या कोई खेलने की व्यवस्था है? एक नोएडा स्टेडियम के अलावा आप अपने बच्चों को कहीं भी, हर एक पार्क के अंदर में बोर्ड लगे होते हैं, फुटबॉल क्रिकेट आर नॉट अलाउड। कहाँ जाएगा बच्चा? कहीं नहीं जा सकता ना। तो प्राधिकरण को चाहिए कि ऐसा स्पेस, ऐसी जेंट्री, जो जिस तरह की जेंट्री शहर में रहती है, जिस तरह से आप सर्कल डिवाइड कर रहे हैं। मैं 51 सेक्टर में रहता हूँ, टॉप मोस्ट सेक्टर है 51 जो यहाँ का, और 51 में कहीं खेलने के लिए बच्चों के पास जगह नहीं है। जब 51 के लिए जगह नहीं है तो और सेक्टरों में कैसे जगह मिलेगी? जी बिल्कुल सर। पानी के हेलो, रेट भी सर बढ़ाए है ना? गए, तो ये 20 बेसिक में चीजों को सुनाई दिया, ध्यान में रख, पानी के रेट ये भी बेसिक बढ़ाए चीजों गए। को इसका ध्यान में थोड़ा रखते थोड़ा हुए सा नोएडा बता को। देंगे तो बेहतर होगा सर, चर्चा को समझने में आसानी होगी दर्शकों के लिए। आपने क्या बताया मैडम, प्लीज पार्डन? सभी हाल ही में सुना गया था
कि पानी के रेट भी बढ़ाए गए। मैं वही बता रहा हूँ, हमने विरोध दर्ज किया है। आज में ही मुख्यमंत्री साहब को भी चिट्ठी लिखी है और ऋतु महेश्वरी जी को भी चिट्ठी लिखी है। अच्छा काम कर रही है मैडम, सफाई व्यवस्था के ऊपर उन्होंने अच्छी ड्राइव लगाई है। पर ये जो आपकी बेसिक नीड है वो पानी है शहर में। आप ये देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, रंजन भाई को देख रहे हो, रंजन के जो जीन्स में आ चुका है यहाँ का पानी, वो एकदम परफेक्ट है। मैं जब नोएडा शहर में आया था, मेरे बाल रंजन भाई जैसे होते थे। तो यहाँ हार्ड वाटर की वजह से पानी से बाल तुरंत, सर से बाल तुरंत गिर जाते हैं। कपड़े धो नहीं सकते आप यहाँ पे। वॉशिंग मशीन की लाइफ जो है वो 5 साल है, सिर्फ 5 साल की वॉशिंग मशीन की लाइफ होती है। खाली 50,000 रुपए की IFB की मशीन आती है, 5 साल में खत्म हो जाती है, फिर यू हैव टू बाय अनदर न्यू वन। तो और इसी तरह से फ्रिज का हाल है। नाले खुले बह रहे हैं, उसके अंदर से जो निकलती है, गैस निकलती है, उससे AC सिर्फ 1 साल के अंदर में ही खत्म हो जाता है। नया AC खरीद लो तो 1 साल में खत्म हो जाता है। तो ये सब व्यवस्था किसकी होनी चाहिए? ये सब नोएडा प्राधिकरण की जिम्मेदारी है, जिसके लिए वो पैसा ले रही है। हम लोग उन्हें उनसे लाखों के रेट में 51 का जो रेट है 1,03,000 का है। लास्ट टाइम पे इन्होंने 1,03,000 से लेकर के 1,20,000 करीब 18,000 लेके गए थे। हमने विरोध दर्ज कराया था अपना। हमें टाइम मिला था कि आप जब लैंड यूज बढ़ते हैं, जब सर्कल रेट बढ़ता है तो आप अपोज कर सकते हैं। हमने उनको कहा था कि आप हमारे जो सर्कल 51 को है, A प्लस कैटेगरी में था उस टाइम पे। हमने कहा A कैटेगरी से हटा कर C कैटेगरी में लेके आ जाओ। एटलीस्ट जनता जो यहाँ जो रहते हैं उसको पैसा तो कम देना पड़ेगा रजिस्ट्री में। बिल्कुल सर्कल रेट का जो डिवीजन है वो इसी हिसाब से है कि आप जिस अच्छे सर्कल में रहते हैं आपको उतनी अच्छी पैसे पे रजिस्ट्री करानी पड़ती है। तो जब आप सुविधा नहीं दे रहे हो, मैं जिस सेक्टर में रहता हूँ उसमें कम से कम 40% प्लॉट खाली पड़े हैं। नोएडा अथॉरिटी का जो रूल है वो ये कहता है, जिस दिन में ड्रॉ हो गया उसके बाद में वो मकान बन जाने चाहिए, रहने लायक होने चाहिए। उसमें हर एक जगह पे नोएडा प्राधिकरण कुछ करता ही नहीं है। कंप्लीशन के मकान लेकर के लोग छोड़ जाते हैं, उसमें गलत काम होते हैं। प्लॉट को बन ही नहीं पाता, साथ में पूरा मकान खड़ा रहता है। तो ये सब जिम्मेदारी नोएडा प्राधिकरण की जो उसको लेनी चाहिए। सर्कल रेट बढ़ाने से पहले इन सब पे जोर देना चाहिए, इन पे ध्यान देना चाहिए, फिर सर्कल रेट बढ़ाए। और जो सामाजिक संस्थाएं है जैसे DDRW है, फेडरेशन ऑफ नोएडा है, नोबरा है, नोफा है, ये जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इनके जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इनमें से एक एक सीनियर आदमी से बात करनी चाहिए। उनकी बात सुनने के बाद में अपना ओवरकम आना चाहिए। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से अपने एक बोर्ड मीटिंग कमरे में बंद करी, बोल दिया सर्कल रेट कल से 1 लाख रुपए की जगह 2 लाख रुपए कर देंगे। कहाँ जाएंगे हम लोग? जनता कहाँ जाएगी? त्रस्त हो रही है जनता इससे। तो ये डिसीजन जो है इसका हम विरोध करेंगे और डट के विरोध करेंगे और आज से ही चिट्ठी लिखेंगे इसके लिए कि ये नहीं। ठीक है, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से संजीव कुमार जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। के कौशल जी, आपका लास्ट कमेंट चाहेंगे हम चर्चा पर? के कौशल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए मैडम, देखिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा को इसलिए बनाया गया ताकि इसको उत्तर प्रदेश का विंडो कहा जाता है, खासकर इंडस्ट्री के लिए। लेकिन यहाँ पे जो 2 अथॉरिटी है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और नोएडा अथॉरिटी, इसको एक कमाई का जरिया माना जाता है। यहाँ पे करप्शन, इनके कैंपस में आप जाइए, करप्शन पूरा व्याप्त है और ये पैसे का कमाई का अड्डा बन चुका है। यहाँ विकास और पोस्टिंग और ट्रांसफर इसी चक्कर में यहाँ पे होता है ताकि अधिकारियों की मनमानी और लूट चले। अब नोएडा में मैं भी पढ़ने आया और यहाँ पे सेटल हो गया। आप देखिए नोएडा में क्या है, नोएडा में सांस लेना मुश्किल है, नोएडा में पानी पीना मुश्किल है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा को देखिए एजुकेशनल हब है, लेकिन वो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और मैं अभी योगी जी आए हैं, मैं इनकी तो काफी हद तारीफ भी करूंगा, क्योंकि नो डाउट नोएडा और ग्रेटर नोएडा का काफी डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाने में इनकी भूमिका रही है। लेकिन इसको रेजिडेंशियल से फ्लैट और बिल्डर स्पॉन्सर्ड सिटी को अगर कहा जाए तो पिछली जितनी भी सरकारें थी, रेवड़ियों की तरह जमीनें बांट दी बिल्डरों को। आज देखिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा अगर घाटे में चल रही है, इसकी जिम्मेवारी इनके ऑफिसर्स और पिछली सरकारें हैं। क्योंकि बिना मॉर्गेज के, बिना प्रूफ के आपने बिल्डरों को जमीनें बांट दी, जिसका नतीजा ये हुआ। और ये इतना ही नहीं हुआ, जहां पे इंडस्ट्री बनने थे वहां पे आपने टावर खड़े कर दिए, बिल्डरों को वो जमीनें दे दी और ऐसे नियम को ताक पे रख के आपने को बढ़ावा दिया। तो ये अपने आप में चिंता का विषय है कि जिस सिटी को आगे बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए जो यहाँ के लोगों ने, जो यहाँ के नेताओं ने, जो यहाँ के निवासियों ने
सपना देखा था उसमें उसको आपने बंटाधार कर दिया और केवल दोनों सिटी को आपने केवल कमाई का जरिया बनाया, जो ये अपने आप में चिंता का विषय है। और इसको सुधार करने के लिए हमारे जैसे रंजन भाई और संजीव भाई जैसे लोग आज भी लड़ रहे हैं और वो आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। हमने भी करीब आपने सुना होगा लगातार रात दिन 50 दिन तक हमने प्रोटेस्ट किया था बिल्डरों के खिलाफ, और वो मुहिम काफी रंग लाया। और उसके बाद से आपने देखा होगा नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिल्डर के खिलाफ लोग कैसे सड़कों पर उतरने लगे। तो ये अपने आप में एक ऐसे जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो काफी काम कर रही है ताकि इस दोनों सिटी का से विकास हो सके। और हम ये आशा करते हैं कि अगर यहाँ के अधिकारी और ग्रेटर नोएडा नोएडा के अधिकारी अगर रियल में इन दोनों सिटी का विकास करना चाहते हैं तो यहाँ से करप्शन और मनमानी और बिल्डरों के प्रति हमदर्दी है उसको खत्म करने की जरूरत है, अदरवाइज इस सिटी का सपना अधूरा रह जाएगा। ठीक है सर। रंजन तोमर सर, आपका लास्ट कमेंट। बस मैडम, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस तरीके की इम्पोर्टेंट मीटिंग बुलाई। बिल्कुल हमारा दुख गांव वालों का और शहर वालों का सबका सम्मिलित है। मैं बार बार कहता हूं कि हम लोगों की सम्मिलित जो विकास है वो एक दूसरे के साथ मिलकर ही हो सकता है। और नोएडा प्राधिकरण ने के अधिकारियों को अनलिमिटेड पावर्स दी हुई हैं। उनके पावर्स पे कोई अनफेटर्ड पावर्स हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कौशल जी के, बिल्कुल इसमें बहुत हद तक करप्शन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और सबसे बड़ी बात है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जवाबदेही नहीं है। और जब तक जवाबदेही नहीं होगी, जब तक सिटीजन्स का प्रेशर उनके ऊपर नहीं होगा, हम जनता सरकार किस लिए चुनती है? इसलिए कि वो जनता की जिम्मेदारी को उठा सके। अगर जिम्मेदारी को नहीं उठाएगी और जनता के सवालों के जवाब सरकारें नहीं देंगी, चाहे वो कोई भी सरकार हो, तो वो उनकी सरकार पावर में रहने लायक नहीं है। कोई भी सरकार हो, आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लगातार ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती जा रही हैं और बहुत समय से प्रॉब्लम्स जो हैं ये हमारे सामने सर उठाई गई हैं। अब बहुत समय हो चुका है कि यहाँ की जो जनता बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट सिविल सोसाइटी है हमारी। इतनी बड़ी सिविल सोसाइटी, इतने पढ़े लिखे लोग, इतनी कॉस्मोपॉलिटन शहर में लोग, मैंने शायद मैं पूरे इंडिया में को आरटीआई एक्टिविस्ट में देखता रहता हूँ। तो मुझे इतनी अच्छी और इतने पढ़े लिखे और इतने अवेयर सोसाइटी और सिविल सोसाइटी के लोग, एनजीओज मैंने कहीं नहीं देखे। तो हम लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और ऐसे अपने आप को लुटने पिटने हम देंगे नहीं। थोड़ा बहुत दिन और चल जाएगा इनका जो भी चल रहा है ये, और हमेशा नहीं होगा। अपने अधिकार हम अपने आप ले लेंगे। ठीक है। तो नोएडा प्राधिकरण द्वारा अभी जो 202वीं बैठक हुई, उसमें क्या कमियां रही, क्या गलत फैसले लिए गए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नोबरा से रंजन तोमर जी जुड़े थे। संजीव कुमार जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे फोनरवा के, वो भी हमारे साथ जुड़े थे। साथ ही हमारे साथ के कौशल जी जो कि एसोसिएशन के फ्लैट ऑनर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े थे। इन्होंने तमाम पहलुओं पर प्रकाश डाला कि क्या कमी है और प्राधिकरण को क्या सुधार करना चाहिए। साथ ही इन्होंने इस चर्चा में ये भी बताया कि आगे ये विकास के लिए या फिर इन चीजों में सुधार के लिए क्या क्या एक्शन लेंगे, क्या क्या काम करेंगे। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।